बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 18 कवर करने जा रहे हैं, जहां पे हम मल्टीप्लेक्सर को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर 17 के लास्ट पे हमने मल्टीप्लेक्सर देखा था और उसकी वर्किंग देखी थी। अब हम मल्टीप्लेक्सर की नेक्स्ट एक टाइप देखने जा रहे हैं, जिसमें कौन सा मल्टीप्लेक्स ये है जी, 2 इनपुट 4 बिट मल्टीप्लेक्सर। अब 2 इनपुट का मतलब क्या, कि मतलब इसमें 2 इनपुट होंगी। मान लो जैसे ए एक इनपुट है और बी दूसरी इनपुट है। आगे 4 बिट का क्या मतलब है? 4 बिट का मतलब ये है कि आपकी जो पहली इनपुट है इसके इसके पास भी 4 बिट्स होंगी, मतलब जैसे 0 0 0 और 0। और जो आपकी दूसरी इनपुट बी है उसके पास भी 4 बिट्स का डाटा होगा। बिट्स मीन डाटा। जैसे मान लो 0 0 0 1, ऐसे ये मतलब है इसका। तो 4 इनपुट इनपुट 4 2 इनपुट 4 बिट मल्टीप्लेक्सर मीन ऐसा मल्टीप्लेक्सर जिसमें नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं वो 2 होंगी और हर इनपुट के पास 4 बिट का जो है वो डाटा होगा। ये इसका मतलब है। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी अब वर्किंग देखते हैं। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, ये आप देखें जी जी इनपुट्स इसको मिल रही हैं दो। कौन कौन सी? एक इसे गेट इनपुट मिल रही है और एक इसको एस इनपुट मिल रही है। एस मीन सेलेक्ट इनपुट। उसके बाद इसकी जो आउटपुट है वो कौन कौन सी हैं? 1y 1 2y 3y एंड 4y। और आपको ये भी पता है कि ये जो मल्टीप्लेक्सर होता है इसमें क्या होता है कि आप जब इनपुट अपनी अप्लाई करते हो तो उस इनपुट की सूरत में आपकी तमाम की तमाम की तमाम जो आउटपुट्स होती हैं उनमें कोई एक ही आउटपुट जो है वो क्या होगी? एक्टिव होगी। यानी आपके जो डाटा है उसको उसी एक आउटपुट के थ्रू जो है वो आगे ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये मल्टीप्लेक्सर का काम होता है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये जो ऊपर फंक्शनल टेबल दिखाया जा रहा है ना, इस फंक्शनल टेबल को अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ आएगी कि ये किस तरह से वर्क करेगा। अब यहाँ पे देखें, ये जो गेट है ना, गेट इनपुट है, ये बेसिकली मतलब ये गेट इनपुट तब हम यूज़ करते हैं जिसका मतलब ये होता है कि हमने अपने पूरे के पूरे सर्किट को जो है वो अनेबल करना है या डिसेबल्ड करना है। अनेबल का मतलब ये है कि हमारा जो सर्किट है वो वर्क करेगा, और डिसेबल्ड का मतलब है कि हमारा सर्किट जो है वो ऑफ स्टेट में जो है वो चला जाएगा, मतलब वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो गेट इनपुट है ना, ये गेट इनपुट जब हम 1 देते हैं ना तो हमारा जो सर्किट है ना वो वर्क नहीं करता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों, अब आप सोच रहे होगे 1 का मतलब तो होता है एक्टिव, और यहाँ पे आप कह रहे हो कि अगर हम 1 देंगे तो सर्किट वर्क नहीं करेगा। ऐसा दोस्तों इसलिए क्योंकि ये जो गेट इनपुट है ना, इसके आगे ना एक नॉट गेट लगा हुआ है। वो नॉट गेट क्या करेगा? मान लो जब आप इसको 1 दोगे ना गेट इनपुट के ऊपर, तो वो 1 जो है नॉट गेट की वजह से 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। और 0 का मतलब क्या होता है? कि आपका जो सर्किट है वो ऑफ हो जाए, ऑफ स्टेट में चला जाए। ठीक है? लेकिन जब आप गेट इनपुट के ऊपर 0 दोगे ना, तो 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब होता है ऑफ। लेकिन जब आप गेट इनपुट के ऊपर 0 दोगे तो वो 0 इस नॉट गेट की वजह से जो है कन्वर्ट हो जाएगा 1 के अंदर। और 1 का मतलब क्या होता है? कि आपका जो सर्किट है उसको एक्टिव कर दो, मतलब ऑन कर दो, वो चलना स्टार्ट कर दे। तो ये यहाँ पे मतलब ये उल्ट काम कर रहा है नॉट गेट की वजह से। समझ आ गई बात की? तो नॉट गेट की वजह से आपकी ये जो गेट इनपुट है ये अगर 1 होगी तो मतलब है आपका सर्किट डिसेबल्ड हो गया। और अगर गेट इनपुट 0 आप दोगे तो इसका मतलब है आपका जो सर्किट है वो अनेबल मोड में चला गया, मतलब वर्किंग स्टेट में चला गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं पुट करके दिखाता हूँ। अब देखो, जब आपका गेट इनपुट 1 होगी जिसका मतलब है आपका सर्किट जो है वो डिसेबल हो गया। जब सर्किट डिसेबल्ड होगा तब आप कोई भी इनपुट दो, कोई भी सेलेक्ट इनपुट के ऊपर कोई भी इनपुट दो, आपका जब सिस्टम ही पूरा का पूरा आपका बंद हो गया तब आपको कोई भी इनपुट देने की जरूरत, आप चाहे इनपुट 1 दो या 0 दो, तो कोई उसका फायदा नहीं है। यही वजह, ये देखो, जैसे गेट इनपुट 1 हुई तो एक्स एस जो इनपुट है उसको एक्स का मतलब ये है कि मतलब इसको हमने चाहे 1 दें या 0 दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे का पूरा सर्किट ही जो है इस गेट इनपुट की वजह से क्या हो गया? ऑफ हो गया। लेकिन जब हम 0 देंगे गेट इनपुट के ऊपर तब हमारा जो सर्किट है वो वर्क करेगा। अब यहाँ पे किसी भी एक एग्जांपल को मैं पकड़ लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कह रहा है जब हम गेट इनपुट के ऊपर 0 दें और सेलेक्ट इनपुट के ऊपर भी 0 देंगे तो क्या होगा? तब हमारी जो पहली इनपुट है ना, ए वाली, मैंने आपको अभी भी क्या बताया, 2 इनपुट, एक ए और एक बी। तो जो ए वाली इनपुट है ना उसकी चारों बिट जो है वो ट्रांसफर होगी। जब आप अपने गेट इनपुट के ऊपर 0 दोगे और सेलेक्ट इनपुट के ऊपर भी 1 दोगे वैल्यू, तो उस सूरत में आपकी जो सेकंड इनपुट है मतलब बी वाली, उसकी चारों जो बिट हैं वो ट्रांसफर होंगी। देखें, 1 बी बिट और सेकंड बी बिट और बी वाली इनपुट बिट और थर्ड बी वाली इनपुट बिट और फोर्थ वाली बी इनपुट की बिट जो है वो ट्रांसफर होगी। अब देखें क्या ये इसने जो बात की क्या ये वाकई सच है या नहीं। तो चलें जी, मान लो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ गेट इनपुट के ऊपर 0 और सेलेक्ट इनपुट के ऊपर 1। अब उसने क्या कहा था? अगर गेट इनपुट के ऊपर 0 अप्लाई किया जाए
सेलेक्ट इनपुट के ऊपर 1 अप्लाई किया जाए तो कौन सी इनपुट ट्रांसफर होगी, बी वाली जो इनपुट है उसकी 4 बिट ट्रांसफर होंगी। तो देखते हैं कैसा होता है कि नहीं होता। अब देखें जी, सबसे पहले गेट इनपुट के पास आया 0, ये 0 जो है ये आप गौर करो जरा, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको आपकी समझ के लिए। ये देखो जरा, ये आप देख रहे हो इस लाइन के ऊपर आगे चल के, ये देखो ये एक सर्कल लगा हुआ है, इस सर्कल का मतलब है बेसिकली नॉट गेट। जब ये 0 इस लाइन के ऊपर ऐसे ट्रांसफर होगा तो ये जो नॉट गेट लगा हुआ है छोटा सा बबल सा, ये बबल इस 0 को क्या बना देगा 1, तो मतलब यहाँ पे आपको इस गेट के ऊपर 1 मिलेगा। उसके बाद ये जो सेलेक्ट इनपुट है ये क्या है, इसकी वैल्यू 1, ये 1 जब इस लाइन के ऊपर से ट्रांसफर होगी तो आगे देखें क्या लगा हुआ है, नॉट गेट। ये नॉट गेट जब इस 1 को क्या बना देगा 0 बना देगा, मतलब यहाँ पे 0 मिलेगा। उसके बाद देखें, उसके बाद ये जो गेट इनपुट है 0, ये यहाँ से होते हुए ऐसे इस पॉइंट के थ्रू नीचे जाएगी, ऐसे यहाँ पे आगे नॉट गेट लगा हुआ है, तो ये नॉट गेट इस 0 को क्या बना देगा 1 बना देगा, मतलब यहाँ पे आपको 1 मिलेगा। उसके बाद देखो ये जो 1 है सेलेक्ट इनपुट के ऊपर, जो हमें एस इनपुट के ऊपर 1 मिल रहा है, ये 1 इस पॉइंट के थ्रू होता हुआ यहाँ आएगा, यहाँ लगा हुआ है नॉट गेट, ये नॉट गेट इस 1 को क्या बना देगा 0 बना देगा। उसके बाद ये जो 0 है ये आगे ऐसे मूव करते हुए जब इस नॉट गेट के पास पहुंचेगा तो ये नॉट गेट आगे फिर इस 0 को 1 बना देगा, तो मतलब यहाँ पे फिर हमें 1 मिलेगा। अब देखो ये जो एंड गेट है इसकी एक इनपुट 1 है, एक 0, तो मतलब आउटपुट आएगी 0। ये जो एंड गेट है इसकी दोनों इनपुट 1 है, तो मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 जवाब है 1, क्योंकि आपको पता है एंड गेट जो है मल्टीप्लाई करता है इनपुट्स को। चलिए जी, इतना हो गया। अब देखो जनाब, ये जो गेट है, ये एंड गेट की जो इनपुट 0 है, ये इनपुट अब जहां जहां मिलेगी ना वहां वहां उस गेट को ऑफ कर देगी, क्योंकि आपको पता है एंड गेट की अगर एक भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट 0 होती है। तो मतलब ये जो 0 है यहाँ से ऐसे ट्रांसफर होता हुआ यहाँ से ऐसे आएगा और यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब है मतलब यहाँ पे भी इसको भी 0 मिलेगा, मतलब ये भी एंड गेट बंद। उस मतलब अब ये 0 जिस जिस एंड गेट को मिलेगा ना वो एंड गेट बंद हो जाएगा। अच्छा ये देखो ये 0 यहाँ से होता हुआ इसको मिला, ये बंद हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ये डॉट लगा हुआ है, मतलब इसको मिलेगा 0, ये भी एंड गेट बंद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट जनाब ये 0 यहाँ से होता हुआ यहाँ पर आया, यहाँ पे मिला 0, ये भी एंड गेट बंद। उसके बाद ये 0 यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ मिला, ये भी एंड गेट बंद। अब दूसरा एक तो हमने वर्किंग कर ली। अब ये जो सेकंड गेट था हमारा एंड गेट, इसकी आउटपुट जो 1 है ये यहाँ से होते हुए यहाँ पे मिलेगी 1, मतलब ये एंड गेट वर्क करना शुरू कर देगा। उसके बाद यहाँ पे ये 1 होता हुआ यहाँ से यहाँ मिलेगा, मतलब 1, ये भी एंड गेट वर्क करना शुरू कर देगा। उसके बाद जनाब ये 1 यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ मिला 1, ये भी एंड गेट वर्क करना शुरू कर देगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट पे यहाँ भी 1 मिला, ये भी एंड गेट वर्क करना शुरू कर देगा। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे देखिए कौन कौन सा एंड गेट वर्क कर रहा है, ये देखो ये एंड गेट वर्क कर रहा है, और ये जो एंड गेट है इसकी दूसरी इनपुट किसके साथ कनेक्ट है, बी के साथ। मतलब बी की जो पहली बिट है ना, बी इनपुट की जो पहली डाटा बिट है वो जो है यहाँ पे मिलेगी इस एंड गेट को, ये एंड गेट आगे उस बिट को आगे ट्रांसफर कर देगा। तो मतलब कहने का देखो, ये देखो यहाँ भी बी वाली इनपुट आगे ट्रांसफर हो रही है पहली। उसके बाद देखो इस गेट में भी ये देखो ये कनेक्ट है बी की सेकंड बिट के साथ, ये देखो यहाँ पे बी इस गेट के थ्रू बी की सेकंड बिट ट्रांसफर होगी, इस गेट के थ्रू देखो बी की थर्ड बिट ट्रांसफर होगी, और इस गेट के थ्रू देखो बी की फोर्थ बिट आगे जो है ट्रांसफर होगी। तो देखो बाकी सर ने बिल्कुल सही कहा था। देखो अगर हम गेट के ऊपर 0 वैल्यू दें, सिलेक्ट इनपुट 1 दें, तो हमारे पास जो बी वाली इनपुट है उसकी चारों बिट जो है वो ट्रांसफर होंगी, बिट 1, बिट 2, बिट 3 एंड बिट 4 जो है वो ट्रांसफर होंगी। यही सेम जो है ए के लिए भी है। अगर आप गेट इनपुट 0 दो, सिलेक्ट इनपुट भी 0 दोगे, तो फिर आपकी जो ए इनपुट है उसकी चारों बिट जो है 1, 2, 3, 4 जो है वो आगे फर्दर ट्रांसफर होंगी। ठीक हो गया। लेकिन जी पूरा आपको डिटेल से मैंने सर्किट समझा दिया कैसे ये वर्क करेगा, बड़ा डिटेल से। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। कहता है जी एक्सपेंडिंग मल्टीप्लेक्सर। एक्सपेंडिंग का मतलब क्या है, मतलब बढ़ा देना, चीज़ को एक्सटेंड कर देना, मतलब उसमें इजाफा कर देना। तो पहले क्या होता था, पहले आप जो अभी पीछे मल्टीप्लेक्सर पढ़ के आए हो उसमें कितनी इनपुट थी, 2 इनपुट थी। कितनी इनपुट थी, 2 इनपुट्स थी। अब यहाँ पे देखो कहता है जी 8 इनपुट मल्टीप्लेक्सर, मतलब यहाँ पे उसने मल्टीप्लेक्सर को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। मतलब आगे 2 इनपुट का मल्टीप्लेक्सर था, अब उसने जो मल्टीप्लेक्सर यूज़ करा वो कितने इनपुट्स का है, 8 इनपुट मल्टीप्लेक्सर है। यहाँ पे ये देखें जनाब, ये आपका 8 इनपुट मल्टीप्लेक्सर है। इसमें ये बेसिकली एक आईसी यूज़ हुआ है। ये वो आईसी है जिसके अंदर आपके 8 जो है इनपुट हैं। ये देखो ये इनपुट 1, थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको नज़र आ सके। ये देखो ये आपका आईसी है जी जिसका नाम है जी 74XX153, और इसकी 8 इनपुट हैं। देखो इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4, 5, 6, 7 और 8 इनपुट्स हैं। और देखो कितनी जो है ना वो जो यहाँ पे जो सिलेक्ट बॉक्स हैं, सिलेक्ट इनपुट्स हैं वो कितनी है, 2 हैं। ये देखो एक ए है और एक बी है, और कंट्रोल इनपुट 1 है। ठीक है, ये आपकी सिलेक्ट इनपुट्स हैं जो ये सिलेक्ट करेंगी कि यहाँ पे कौन से हमने
डाटा को ट्रांसफ़र करना है या किस डाटा को सिलेक्ट करना है। और ये जो कंट्रोल बिट है, कंट्रोल जो लाइन है, ये बेसिकली ये सेलेक्ट करेगी कि क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये जो आईसी है ना, ये 8 इनपुट मल्टीप्लेक्सर है, लेकिन इसके अंदर बेसिकली एक जो मल्टीप्लेक्सर यूज़ नहीं हुआ, इसमें 2 मल्टीप्लेक्सर यूज़ हुए हैं। वो बोला कैसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे, वो कैसे यूज़ हुए हैं। देखो यहाँ पे ना बेसिकली उसने 2 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर यूज़ किए हुए हैं। कौन-कौन से देखो, एक आपका मल्टीप्लेक्सर ये वाला जिसकी फर्स्ट इनपुट है और ये यहाँ तक, मतलब पहली 4 इनपुट, और ये आपकी आउट 1 मतलब आउटपुट 1, ये आपकी एक मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे अटैच है, और ये आपका दूसरा मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है जिसके आगे फर्दर फिर 4 इनपुट्स हैं और आगे उसकी एक आउटपुट लगी हुई है। तो मतलब कहने का ये जो आईसी है ना, इस आईसी के अंदर बेसिकली 8 इनपुट मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए हमने 2 मल्टीप्लेक्सर को जो है वो आपस में कंबाइन किया हुआ है, जोड़ा हुआ है 4 इनपुट वाले मल्टीप्लेक्सर को। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैसे वर्क करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ये देखें ज़रा, सबसे पहले ये जो सिलेक्ट बॉक्स है ए और बी, ये सिलेक्ट करेंगे कि आपके पहले मल्टीप्लेक्सर और दूसरे मल्टीप्लेक्सर में से कौन सी इनपुट जो है वो सिलेक्ट होगी, उस किसका डाटा जो है आगे ट्रांसफ़र होगा। तो मान लो जब आप ए के ऊपर 0 और बी के ऊपर 0 दोगे, तो बेसिकली तब बोला क्या होगा, आपके जो फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर है ये वाला, इसकी चारों इनपुट में से ये जो इनपुट नंबर 1 है ये सिलेक्ट होगी, और ये जो सेकंड मल्टीप्लेक्सर है जिसकी इनपुट 5 6 7 और 8 है, इसमें से इनपुट 5 सिलेक्ट होगी। तो मतलब दोस्तों कहने का ये बात याद रखिएगा कि जब यहाँ पे आप 0 इनपुट दोगे सेलेक्ट इनपुट्स के ऊपर, तो आपका यहाँ पे इनपुट नंबर 1 और इनपुट नंबर 5 सेलेक्ट होगी। जब आप यहाँ पे वैल्यू 0 1 दोगे, सॉरी ओहो ठहरो, तो ये प्रूफ पहले ये प्रूफ कर दो, फिर आपको नीचे चल के नेक्स्ट पढ़ाऊंगा। तो मान लो यहाँ पे मैंने 0 दिया, अब मैं ये प्रूफ करने जा रहा हूँ कि कैसे ये इनपुट 1 और इनपुट 5 को सिलेक्ट करेगा। ठीक है जी, ओके जी। अब देखें जी, सबसे पहले देखें ये ए के पास 0 है, ये 0 यहाँ पे ए के पास मिलेगा, यहाँ पे 0, और ये बी के पास भी वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे भी 0 मिलेगा। ठीक है, आपने दोस्तों पीछे पढ़ा था, आपको अगर याद हो तो आपने पीछे पढ़ा था कि अगर हमारी इनपुट 0 हो, तो अगर आपके पास 4 इनपुट्स हों तो उसमें से जो इनपुट नंबर 1 है ना वो सेलेक्ट होती है। ऐसे ही आपने पढ़ा था पीछे, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रीवियस लेक्चर 17 में पढ़ाया था कि जब आप इनपुट दे दो ना 0 1, तो आपको बेसिकली इनपुट नंबर 2 सेलेक्ट होती है। अगर आप अपनी सिलेक्ट बॉक्स के ऊपर इनपुट मान लो बिट्स तो मान लो 1 और 0, तो फिर बेसिकली आपका इनपुट नंबर 3 सेलेक्ट होती है। ऐसे ही आपको मैंने पीछे बताया था ये बात कि अगर आप यहाँ पे 1 और 1 सेलेक्ट बॉक्स दो, मतलब सेलेक्ट बॉक्स की वैल्यू 1 1 सेट करो, तो आपको बेसिकली इनपुट नंबर 4 सेलेक्ट होती है। अब यहाँ पे देखो, अब ये 4 इनपुट का मैंने आपको बता दिया तरतीब से। अब यहाँ पे चूंकि 2 मल्टीप्लेक्सर हैं, तो अगर पहले मल्टीप्लेक्सर की पहली इनपुट सेलेक्ट हो रही है ना, दूसरे मल्टीप्लेक्सर का मतलब है यहाँ पे इसकी दूसरे मल्टीप्लेक्सर की कौन कौन सी इनपुट है 5 6 7, मतलब 5 का मतलब है 1 और 6 का मतलब है 2 और यहाँ पे 7 और 8। तो मतलब कहने का ये, जब आप यहाँ पे ए और बी की वैल्यू 0 सेट करोगे ना, तो बेसिकली यहाँ पे पहले इनपुट 1 और 5 सेलेक्ट होगी। जब आप यहाँ पे 0 और 1 सेलेक्ट करोगे ना, मतलब इनपुट वैल्यू दोगे ए और बी को, तो आपकी बेसिकली इनपुट 2 और 6 सेलेक्ट होगी। ठीक है, ऐसे अगर आप 1 और 0 दोगे ना सेलेक्ट बॉक्स के ऊपर वैल्यू, मतलब ए और बी की वैल्यू, मतलब बी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 0, तो फिर आपकी इनपुट जो है वो कौन सी सेलेक्ट होगी 3 और 7। इस तरह अगर आप 1 और 1 वैल्यू दोगे ना, तो आपकी इनपुट जो है 4 और 8 सेलेक्ट होगी। तो यही चीज़ है, यहाँ पे देखो 0 0 हमने वैल्यू दी है ना, ए और बी को वैल्यू क्या दी है 0 0, तो मैंने क्या कहा कि जब आप 0 दोगे तो बेसिकली आपकी इनपुट 1 और इनपुट 5 सेलेक्ट होगी। तो यहाँ पे देखो इनपुट 1 सेलेक्ट हो जाएगी और इनपुट 5 सेलेक्ट हो जाएगी, 2 इनपुट सेलेक्ट होगी। लेकिन अब मसला ये है कि इनपुट जो 1 है ये ट्रांसफर होगी आउटपुट 1 के ऊपर, और जो इनपुट 5 है ये ट्रांसफर होगी आउटपुट 2 के ऊपर। लेकिन आपको पता है मल्टीप्लेक्सर में एक टाइम में सिर्फ एक ही इनपुट आगे, क्योंकि आगे देखिए ना, जब ये 2 आउटपुट यहाँ पे इस आर गेट को मिलेंगे, तो ये आर गेट के आगे सिर्फ एक ही लाइन है। तो अब हमने ये करना है कि ये 2 आउटपुट सेलेक्ट हुई हैं, इसमें से किसी एक को चूज करके ट्रांसफर करना है। तो ये कैसे करेंगे, उसके लिए दोस्तों हमारे पास ये कंट्रोल ऑप्शन है। इस कंट्रोल ऑप्शन के ऊपर मान लो अगर आप 0 दोगे ना, तो ये देखो अब मैं बताता हूँ कैसे ये इन दोनों में से किसको सेलेक्ट करेगा। ये देखो ये 0 ऐसे इस लाइन के ऊपर ऐसे ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर होते 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 यहाँ पहुंचे, आगे बबल का मतलब है नॉट गेट, ये नॉट गेट इस 0 को क्या बना देगा 1 बना देगा। और ये 0 जब यहाँ से होता हुआ यहाँ पे इस नॉट गेट के पास पहुंचेगा, तो ये नॉट गेट इसको क्या बना देगा 1, ये 1 आगे ट्रांसफर होता हुआ यहाँ पहुंचेगा, ये नॉट गेट आगे फिर अगेन उसको 0 बना देगा। तो ये देखें आपकी ये जो आई जी का मतलब ये है ना, आई जी का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आई जी के ऊपर 1 है ना, तो इसका मतलब आपकी आउट 1 जो है वो ट्रांसफर हो गया आगे।
अगर आपकी 2G वाली जो पॉइंट है अगर इसके ऊपर 1 होता तो फिर आपकी आउट जो 2 है, मतलब जो आउटपुट 2 है, मल्टीप्लेक्सर नंबर 2 जो है उसकी जो आउटपुट है वो सिलेक्ट होकर जाती। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 किसके पास आया, I1G के पास, तो इसका मतलब है आपकी आउटपुट 1 जो है यहाँ पे सिलेक्ट होगी इन दोनों में से, और ये जो आगे ट्रांसफर होगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप कंट्रोल वैल्यू, अगर यहाँ पे कंट्रोल वैल्यू 1 दो तो फिर क्या होगा, फिर ये उल्ट चले, मतलब फिर ये आउटपुट 2 को ट्रांसफर करेगा। कैसे, वो भी प्रूव कर दूं, ये देखो जरा। जब ये 1 यहाँ पे ऐसे ट्रांसफर हुआ तो ये नॉट गेट इस 1 को क्या बना देगा, 0, तो मतलब आई जी के पास क्या पहुंचा, 0, तो आई जी का मतलब क्या कि आउटपुट 1 जो है डिस्कार्ड हो जाएगी, मतलब डिसेबल हो जाएगी। और उसके बाद ये 1 जो है जब यहाँ से होता हुआ इस नॉट गेट के पास पहुंचेगा, ये नॉट गेट इस 1 को 0 बना देगा। उसके बाद ये 0 आगे ट्रांसफर होता हुआ जब इस नॉट गेट के पास पहुंचेगा तो ये उसको 1 बना देगा। तो ये देखें 2G के पास क्या है, 1, तो 2G का क्या मतलब है कि आउटपुट 2 जो है वो सेलेक्ट कर दो। तो ये अब आपको समझ उम्मीद आ गई होगी कि ए बी का मतलब है कि आपके इन दोनों मल्टीप्लेक्सर में से कौन सी इनपुट सेलेक्ट करनी है, और सी का मतलब ये है कि आपकी इन दोनों आउटपुट में से कौन सी आउटपुट सेलेक्ट करनी है। ठीक हो गया, तो ये पूरा इसका कंसेप्ट था। नीचे आप सामने एक फंक्शन टेबल दिया हुआ है, ये देखो सी की वैल्यू अगर 0 होगी, ठीक है, 4 टाइम 0 होगी और 4 टाइम 1 होगी सी की वैल्यू। अगर सी की वैल्यू 0 हो, बी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 0, तो बेसिकली ये देखो 1C0 सेलेक्ट होता है आपका, 1C0 सेलेक्ट होगा। 1C0 का मतलब क्या है, मतलब ये वाला, ये देखें ये पहली इनपुट ट्रांसफर होगी आपकी 1C0 वाली। अगर वो कहता है आपकी जो वैल्यू है वो 0, 0 और 1 होगी, तो फिर आपका IC1 ट्रांसफर होगा, मतलब ये IC1 जो है ट्रांसफर होगा कब, जब आपकी 0, 1 और यहाँ पे भी 0 होगा। ठीक है, मतलब बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0, तो फिर आपकी आउटपुट कौन सी आगे ट्रांसफर होगी, IC1 वाली, ये वाली। और यही देखें यहाँ मैंने यही कहा था ना, ये देखो जरा 0, 1 हो गया तो क्या कौन सा इनपुट सेलेक्ट होगी, 2 और 6, 2 और 6 जब सेलेक्ट हुई, अब इन दोनों में से किसको आगे ट्रांसफर करना है, ये कंट्रोल बॉक्स बताएगा। कंट्रोल बॉक्स पे अगर 0 है तो मतलब 2 वाली सेलेक्ट होगी, अगर कंट्रोल बॉक्स के ऊपर 1 है तो मतलब 6 वाली सेलेक्ट होगी। बड़ा इजी रूल है। ठीक है, तो कंट्रोल बॉक्स के ऊपर 0 हो तो बेसिकली आपके इन पहले 4 इनपुट में से कोई एक इनपुट सेलेक्ट होती है, आगे ट्रांसफर होती है, और अगर कंट्रोल बॉक्स के ऊपर 1 हो तो फिर इन नेक्स्ट 4 में से कोई एक जो है आपकी आगे मतलब इनपुट ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो यही सारा कंसेप्ट था इसका, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब नेक्स्ट आ गया जी 16 इनपुट मल्टीप्लेक्सर। अब ऊपर आपने कौन सा पढ़ा, 8 मल्टीप्लेक्सर वाला, 8 इनपुट वाला। अब नीचे 16 वाला आ गया। अब 16 में क्या करने जा रहा है, ये देखो 16 का मतलब क्या, मतलब इसमें 16 इनपुट्स होंगी जिसमें से कोई एक इनपुट जो है सिलेक्ट हो गया ट्रांसफर होगी। ठीक है, ये थोड़ा और कम्प्लेक्स हो गया। ये देखो यहाँ पे अब क्या हुआ है, यहाँ पे बेसिकली उसने ये किया जनाब, यहाँ पे आपका देखो ये आपका पहला आईसी है और ये आपका दूसरा आईसी है। इस पहले आईसी में भी 2 मल्टीप्लेक्सर लगे हुए हैं, 4 इनपुट 4 इनपुट वाले, और ये सेकंड मल्टी आपके चिप के अंदर मतलब आईसी के अंदर भी 2 मल्टीप्लेक्सर लगे हुए हैं। कौन कौन से, 4 इनपुट और 4 इनपुट वाले। अब देखो लेकिन अब ये कितनी होगी टोटल इनपुट्स, ये देखो 8 इनपुट्स इसके पास है पहले आईसी के पास, और 8 इसके पास है, कितने हो गए 8 और 8 16। अब इन 16 में से कोई एक ही आगे ट्रांसफर होगा एक टाइम में। ठीक है, और वो कैसे ट्रांसफर होगा, सेम वर्किंग वैसे ही जैसे मैंने आपको ऊपर अभी बताई है कि जैसे वैल्यू आप सेट करोगे वो वाली वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये नीचे एक फंक्शनल टेबल भी सामने दिया हुआ है, ये देखो ये फंक्शनल टेबल है। ये ग्राउंड जी का मतलब है आपकी गेट इनपुट, और ए बी सी डी और आपकी ये सिलेक्ट इनपुट्स हैं जो बेसिकली आपकी इनपुट्स सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होंगी। अब देखो गेट इनपुट जो है आपको मैंने जैसे कि अभी बताया था, गेट इनपुट का चूंकि इसके ऊपर नॉट गेट लगा हुआ था लगा होता है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं एक्टिव लो इनपुट। एक्टिव लो इनपुट में क्या होता है, अगर 1 दो तो आपका सिस्टम डिसेबल हो जाता है, अगर आप 0 वैल्यू दो तो आपका सिस्टम जो है वो अनेबल हो जाता है, मतलब वर्किंग स्टेट में चला जाता है। तो यहाँ पे देखो अगर आप गेट इनपुट 0 दो और ए बी सी डी सब की वैल्यू 0 0 दो, तो अब बेसिकली आपका जो पहला आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर 1C0 जो है सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब पहला आपका चिप ये है, सेकंड चिप ये है, मतलब ये पहला जो आपका पहली चिप है इसमें जो पहली ये जो इनपुट है ना 1C0 ये सिलेक्ट होगा कि ट्रांसफर होगी। ठीक है, ऐसी जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज करते रहोगे तो आपकी ये जो इनपुट्स हैं ये सिलेक्ट होकर आगे ट्रांसफर होती रहेंगी। ठीक है, ये पूरा टेबल सामने दिया हुआ है, इस टेबल को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट तो इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा है, ये काफ़ी लंबा है। सेम डिटो कॉपी वैसे ही है जैसे पीछे वाला हमने किया। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, मैं थोड़ा सा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो वैल्यू पुट करोगे तो आपको बाकी समझ आ जाएगी खुद ब खुद। यहाँ से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। ये देखो वो कह रहा है जनाब सबसे पहले तो ये याद रखिए, ये जो गेट इनपुट है ये आप 0 दोगे तो फिर ही सर्किट वर्क करेगा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 0।
ये जीरो, ये देखें ये जो नॉट गेट लगा हुआ ना, ये जीरो इसको वन बना देगा, मतलब यहाँ पे आपको मिला वन, तो जिसकी वजह से ये पूरे का पूरा सर्किट जो है वो एक्टिव हो जाएगा, मतलब वर्क करना शुरू कर देगा। अब मैंने ए की इनपुट दी जीरो, बी की इनपुट दी जीरो, सी की इनपुट भी जीरो, डी की इनपुट भी जीरो। उसने क्या कहा था, अगर ए इनपुट भी जीरो, बी भी जीरो, सी भी जीरो, डी भी जीरो और जी भी जीरो, अगर ये दोगे तो फिर ये कौन सा गेट चलेगा, ये वाला, मतलब इनपुट सेलेक्ट होगी IC0 वाली, जो कि किसमें है, पहले आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है, मतलब इस फर्स्ट के अंदर है। तो देखने क्या ये वाकई इसको सेलेक्ट करता है कि नहीं करता। अब देखो ये जीरो यहाँ पहुंचा, ये बी का जीरो भी यहाँ पहुंचा। अब यहाँ पे 8 इनपुट्स यहाँ पे हैं, 8 इनपुट यहाँ पे हैं। अब आपको पता है, मैंने आपको अभी भी ऊपर बताया था ना कि अगर ए की वैल्यू भी जीरो, बी की वैल्यू भी जीरो, तो कौन सी बेसिकली इनपुट चलेगी, आपकी इनपुट 1 और इनपुट 5 सेलेक्ट होगी। ऐसी सेम एट इज यहाँ पे भी ये सीन सेम यहाँ पे भी होगा, कि मतलब अगर वैल्यू जीरो जीरो होगी तो यहाँ पे भी आपकी इनपुट जो है वो बेसिकली 1 5, यहाँ पे भी सेम वही काम जो ऊपर आपकी फर्स्ट और फिफ्थ बिट इनपुट सेलेक्ट होगी ना, सेम वही काम यहाँ पे भी, मतलब इनपुट 9 और इनपुट 13 जो है सेलेक्ट होगी। मतलब जब आप ए की वैल्यू जीरो जीरो सेलेक्ट करोगे तो आपकी जो इनपुट सेलेक्ट होंगी वो 4 इनपुट सेलेक्ट होंगी, पहले आईसी में फर्स्ट और फिफ्थ, और दूसरी आईसी में भी फर्स्ट और फिफ्थ, मतलब 1 5 9 और 13। ऐसे अगर वैल्यू आप ए और बी की जीरो 1 सेलेक्ट करोगे तो फिर क्या होगा बेसिकली, फिर आपकी जो इनपुट्स हैं ये कौन कौन सेलेक्ट होंगी, पहले आईसी के अंदर इनपुट 2 और इनपुट 6, मतलब इनपुट 2 इनपुट 6, दूसरे में भी इनपुट 2 और 6, यहाँ पे इनपुट 2 कौन सी 10 वाली, और यहाँ पे इनपुट 6 कौन सी 14 वाली, तो मतलब इनपुट 10 और 14। जब आप ये वैल्यू दोगे 0 1 ए और बी की, तो फिर आपकी ये वाली 4 इनपुट सेलेक्ट होंगी। अब इन चारों में से आगे फर्दन, इन चारों में से किसने आगे फॉरवर्ड होना है, वो सेलेक्ट करेगा ये आपका सी और डी। ठीक है, अब देखो सी और डी की वैल्यू क्या, जीरो जीरो। अब यहाँ पे देखो 4 इनपुट्स हैं, यहाँ पे भी Y0 Y1 Y2 एंड Y3। देखो जीरो जीरो का क्या मतलब है, जीरो जीरो का मैंने अभी भी आपको क्या बताया था, अगर वैल्यू जीरो जीरो हो तो आपकी बेसिकली पहली इनपुट सेलेक्ट होगी, मतलब Y0 सेलेक्ट होगा। अगर यहाँ पे वैल्यू 0 1 होगी तो मतलब सी की वैल्यू, डी की वैल्यू जीरो और सी की वैल्यू 1, तो फिर आपका Y1 सेलेक्ट होगा, ऐसे Y2 सेलेक्ट होगा, फिर Y3 सेलेक्ट होगा। तो ये ऐसे बेसिकली वर्क करेगा। बाकी ये सारा सेम एट्रीब्यूट का भी वैसे ही है। कितना लेंथी वैसे मुझे नहीं लगता सर दें। 2 इनपुट 8 बिट मल्टीप्लेक्सर, यानी 2 इनपुट्स होंगी इसमें, मतलब जैसे ए और बी, और उनके आगे फर्दन जो है वो 8 बिट जो है होंगी, मतलब ए के पास भी 8 बिट्स डाटा होगा और बी के पास भी 8 बिट का डाटा होगा। तो टोटल कितनी होगी बिट, 16 बिट्स होगी। फोर फोर सॉरी, यहाँ पे 8 बिट बनाने के लिए 4 इसके पास बिट होंगे और 4 इसके पास, लेकिन अगर आपने 16 बिट बनाना तो फिर ए बी सी डी, 4 इनपुट्स होंगी, 4 इनपुट्स होंगी ए बी सी और डी, और इसमें 4 बिट इसके पास होंगी, 4 इसके पास, 4 इसके पास एंड 4 इसके पास, 4 4 8 4 12 4 16, 16 इनपुट्स पूरी होगी, मतलब बिट्स पूरी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी सारे एक बता रहे हैं जनाब, एक और सर ने हमें दिया है कि अगर मान लो आपके पास इस तरह से इन सर्किट्स हों और इनको आप सेलेक्ट बॉक्स आपके पास एक ही और गेट भी एक ही हो, तो गेट इनपुट के ऊपर अगर आप ज़ीरो दोगे तो बेसिकली ये गेट इनपुट किसको रन करेगा, देखो ज़ीरो यहाँ पे जाएगा, ये नॉट गेट इसको क्या बना देगा 1, और ये भी इसको 1 बना देगा, मतलब दोनों आईसी जो है सेलेक्ट हो जाएंगे, मतलब दोनों आईसी एक्टिव हो जाएंगे। और अगर आप गेट इनपुट के ऊपर 1 दोगे तो ये दोनों आईसी डिसेबल्ड हो जाएंगे। ये मतलब गेट इनपुट का। अब ये जो सेलेक्ट इनपुट है ये क्या बता रही है, ये सेलेक्ट इनपुट अगर आप ज़ीरो दोगे तो इसका क्या मतलब है, ये ज़ीरो यहाँ पे मिलेगा, और जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब ये है कि आपकी इनपुट जो है वो ए वाली सेलेक्ट होगी, मतलब ए इनपुट सेलेक्ट होगी। अब ए इनपुट की कितनी बिट्स हैं, ये देखो A0 A1 A2 A3 A4, यानी कहने का मतलब क्या, ए की जब आपने सेलेक्ट बॉक्स के ऊपर जीरो इनपुट वैल्यू दोगे तो बेसिकली ए वाली इनपुट सेलेक्ट होगी, और उसमें कितनी बिट्स हैं टोटल, 8 बिट्स हैं, मतलब इस ए इनपुट की 8 बिट ट्रांसफर होंगी आगे। और अगर आप सेलेक्ट बॉक्स के ऊपर 1 वैल्यू दोगे तो बेसिकली क्या होगा, आपकी जो बी इनपुट है वो सेलेक्ट होगी और उसकी 8 बिट आगे ट्रांसफर होंगी। ये बेसिकली इस सर्किट के अंदर बताया जा रहा है। नेक्स्ट आ गया जी एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीप्लेक्सर। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर का मतलब है कि मल्टीप्लेक्सर का हमारी जो रियल लाइफ है इसमें क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ हम मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले जो जनाब यहाँ पे इसका एप्लीकेशन कहते हैं यूज़ को, इस्तेमाल को, डाटा राउटिंग कहता है सबसे पहला रियल लाइफ के अंदर जो मल्टीप्लेक्सर यूज़ हो रहा है ना हमारी रियल लाइफ में, वो है जी डाटा राउटिंग। डाटा राउटिंग का क्या मतलब है, डाटा राउटिंग का मतलब मैंने आपको कल बताया था, यहाँ पे इसने 7 सेगमेंट की बात की है, लेकिन मैं आपको डाटा राउटिंग की अगर एक और एग्जाम्पल समझाऊँ तो डाटा राउटिंग दोस्तों बेसिकली आपकी नेटवर्किंग में यूज़ होती है। देखो जैसे मैंने आपको कल लेक्चर 17 में भी बताया था कि मान लो आपके पास जैज़ का नेटवर्क है, उसमें 5 यूज़र्स हैं एक ही टाइम में, यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 3 यूज़र 4 एंड यूज़र 5, 5 यूज़र्स हैं जो जिन्होंने कॉल मिलाई हुई है। अब क्या होगा बेसिकली
लेकिन हमारे पास जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो सिर्फ एक ही है, सिंगल जैज़। ठीक है, अब उसके पास एक ही ट्रांसमिशन मीडियम है, इसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू डाटा ट्रांसफर होना आगे। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर यूज़ होगा। मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, मल्टीप्लेक्सर सबसे पहले किसी एक इनपुट को चूज़ करेगा। मान ली इसने यूज़र 1 को सेलेक्ट किया, जब यूज़र 1 को सेलेक्ट करेगा तो बेसिकली यूज़र 1 का डाटा जो है वो इस ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू जो है आगे ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी ही देर बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक लगा होगा काउंटर। वो काउंटर क्या करेगा बेसिकली, वो काउंटर बेसिकली ये करेगा कि इस मल्टीप्लेक्सर को नेक्स्ट फिर एक्टिव करवाएगा, इसकी इनपुट चेंज करेगा मल्टीप्लेक्सर की। जैसे इनपुट चेंज होगी तो बेसिकली मान लो उसने यूज़र 2 को सिलेक्ट कर लिया फ़ौरन से। अब क्या होगा, यूज़र 1 जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा और यूज़र 2 का डाटा जो है वो इस ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही हर थोड़ी देर बाद जो है ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज होती रहेगी मल्टीप्लेक्सर की, और फिर नेक्स्ट यूज़र 3 सेलेक्ट होगा, फिर यूज़र 4, फिर यूज़र 5। फिर जब यूज़र 5 कंप्लीट हो जाएगा, फिर थोड़ी बाद दोबारा से फिर नई सिरे से बारी, मतलब सिस्टम रीसेट होगा और फिर नए सिरे से यूज़र 1 की बारी आ जाएगी, फिर यूज़र 2, फिर यूज़र 3, यूज़र 4, यूज़र 5, और ये सिस्टम ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब मान लो यूज़र 3 ने जो है वो अपना काम कंप्लीट कर लिया, मतलब वो उसने कॉल बंद कर दिया। अब यूज़र 3 बाहर निकल जाएगा, बाकी बच गए यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 4 एंड यूज़र 5। अब वही सेम प्रोसेस जो आगे हो रहा था वो अब इन 4 के ऊपर होगा, यूज़र 1, 2, 4 एंड 5 के ऊपर। पहले यूज़र 1 चलेगा, फिर यूज़र 2 की बारी आएगी, फिर 4 की एंड 5 की, फिर अगेन शुरू से। तो मतलब जो यूज़र अपना काम कंप्लीट करके बाहर निकल जाता है ना, फिर उसको उसको हम बारी नहीं देते नेक्स्ट टाइम। ऐसा नहीं है कि मतलब मान लो आपके पास मोबाइल है और आपने कॉल भी नहीं मिलाई हुई, आप किसी को मैसेज भी नहीं कर रहे, मतलब आपको मल्टीप्लेक्सर बारी तब देगा नेटवर्किंग के अंदर जब आप कोई मतलब डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। मतलब आप चाहे कॉल के ऊपर बात कर रहे हैं, आप चाहे मैसेजेस कर रहे हैं किसी को सेंड, आप मतलब कुछ भी आप मतलब नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, तो फिर आपको बारी मिलती है। अगर आप अनएक्टिव है, मतलब आपका मोबाइल साइड पे पड़ा हुआ है, आप कुछ एक्शन ही नहीं परफॉर्म कर रहे, तो फिर क्या होगा, फिर आपको जो नेटवर्क है वो बारी नहीं देगा। लेकिन पहले दौर में, पहले आज से अगर आप काफ़ी देर पीछे जब नया-नया नेटवर्क आया था ना, मतलब जब जैज़, चाइना, यूफ़ोन नए-नए आए थे, तो तब स्टार्टिंग के ऊपर क्या होता था, स्टार्टिंग के ऊपर बेसिकली सबको बारी मिलती थी, चाहे आप एक्टिव हैं या नहीं हैं। मतलब आपका मोबाइल चाहे साइड पे पड़ा हुआ ना, फिर भी आपको बारी मिलनी है। मतलब थोड़ी देर बाद आपकी बारी आ जानी है, फिर आपकी बारी। लेकिन उससे क्या हुआ कि जैसे-जैसे मतलब हमारा लोड बढ़ता गया, मतलब मान लो 1 बिलियन यूज़र हो गए जैज़ के पास। फ़र्ज़ करते हैं कि 1 बिलियन यूज़र जो है वो जैज़ के पास है, एक एग्ज़ाम्पल से। तो अब क्या हुआ कि जब सबको बारी मिलेगी, मतलब जो एक्टिव है उनको भी, जो एक्टिव नहीं है उनको भी, तो फिर क्या होता था कि जो यूज़र एक्टिव है उनकी बड़ी देर बाद बारी आती थी। ज़ाहिर बात है, अब 1 बिलियन लोगों को अगर टाइम देना हो और जितनी मर्ज़ी तेज़ स्विचिंग करवानी हो, तो वो जो लोग बेचारे कॉल पे लगे हुए हैं उनको तो बड़ी देर बाद बारी आएगी। तो फिर हमारी जो नेटवर्क कंपनीज़ हैं उन्होंने सोचा कि यार वो लोग जो डिसेबल्ड हैं, मतलब डिसेबल्ड मीन जो अनएक्टिव हैं, जो अभी हमारा नेटवर्क यूज़ नहीं कर रहे, जिनका मोबाइल साइड पे पड़ा हुआ है, उनको हम बारी वैसे क्यों दे रहे हैं? ये तो एक सोचने वाली बात है ना, कि ये तो बेवकूफ़ी है कि एक बंदा मोबाइल यूज़ ही नहीं कर रहा है, एक बंदा नेटवर्क यूज़ ही नहीं कर रहा, तो उसको भी आप बारी दे रहे हो। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने कहा जनाब आप ये किया करो कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मल्टीप्लेक्सर के थ्रू उन्हीं यूज़र्स को बारी दिया करो जो यूज़र्स इस वक़्त करंटली जो है वो एक्टिव है, मतलब जो अपना डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं कॉल के थ्रू, मैसेजेस के या किसी भी इंटरनेट के ऊपर कुछ भी मतलब डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनको सिर्फ़ बारी दो। वो लोग जो अनएक्टिव हैं, जो अभी फ़िलहाल डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, उनको आप बारी मत दो। इससे क्या होगा कि आपका एक तो आपकी जो रिस्पॉन्स टाइम है यूज़र्स के लिए वो बड़ा अच्छा हो जाएगा, मतलब जल्दी से जल्दी बारी आएगी यूज़र्स की, जो एक्टिव यूज़र्स हैं, और इससे आपकी जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये फिर बाद में जाके मतलब ये चेंज हुआ था सिस्टम, कि बारी सिर्फ़ उनको देनी है जो एक्टिव यूज़र्स हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी मैंने कर दी है, वैसे ये आपके काम की नहीं थी। लेकिन हाँ, अगर आप नेटवर्किंग की दुनिया में जाना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन वैसे आपके काफ़ी काम की थी। मेबी आप में से बड़े लोगों को ये ना पता हो कि स्टार्टिंग के ऊपर मल्टीप्लेक्सर कैसे काम करते थे, अभी करंटली कैसे काम करते हैं। चलिए खैर, अच्छा डाटा रूटिंग की उम्मीद है आपको समझ आ गई है कि डाटा रूटिंग का मतलब होता है कि जितने यूज़र्स हैं उनमें से किसी एक यूज़र को सेलेक्ट करेंगे, उसका डाटा ट्रांसफ़र करेंगे। फिर नेक्स्ट थोड़ी देर बाद उसकी बारी, उसको खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट किसी और को बारी, फिर किसी और को। ऐसे ये कंटिन्यूअसली जो है वर्क और ये वर्क ऑटोमेटिकल होता है। इसके पीछे ये नहीं कि मतलब कोई बंदा बैठा हुआ है, वो इनपुट देगा तो फिर सेलेक्ट होगा। नहीं, ये काम काउंटर के थ्रू ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। ये पहली एप्लीकेशन थी और यहाँ पे इसने 7 सेगमेंट के थ्रू ये बताया हुआ है कि कैसे हम कोई इनपुट सेलेक्ट करके 7 सेगमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इनपुट बताई सॉरी एप्लीकेशन है मल्टीप्लेक्सर की, वो है पैरेलल टू सीरीज़ कन्वर्जन। ये पैरेलल टू सीरीज़ किसे कहते हैं? पैरेलल कहते हैं एक साथ मल्टीपल चीज़ों का ट्रांसफ़र होना, पैरेलली एक साथ। जैसे देखो, ये पहली इनपुट है, दूसरी इनपुट है, तीसरी, चौथी एंड पाँचवीं। मान लो आप जैसे कोई डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, अब आपके डाटा के अंदर मान लो जैसे 5 बिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 बिट है। मान लो पहली बिट है 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। ऐसे मान लो कि 5 बिट्स आपने ट्रांसफ़र करनी है। अब ये 5 बिट पैरेलल जा रही थी, लेकिन जैसे ही मल्टीप्लेक्सर के पास पहुँचेंगी ना, तो ये मल्टीप्लेक्सर ये नहीं कि मतलब एक साथ इकट्ठे आपका डाटा ट्रांसफ़र करता है, नहीं।
मल्टीप्लेक्सर ऐसे काम नहीं करता। मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, सबसे पहले आपकी पहली बिट को पकड़ेगा, उसको जो है ट्रांसफर करेगा, फिर उसी के पीछे सेकंड बिट को ट्रांसफर करेगा, फिर उसी के पीछे सेकंड थर्ड, मतलब सबसे पहले बिट कौन सी है, वन, तो वन ट्रांसफर होगा, फिर उसके बाद जीरो है तो जीरो इसके पीछे ट्रांसफर होगा, फिर वन है तो वन इसके पीछे ट्रांसफर होगा, जीरो है तो जीरो इसके पीछे ट्रांसफर होगा, वन है तो वन इसके पीछे। तो देखो वो चीज़ जो पैरेलल थी, जो पैरेलल मतलब सीक्वेंस में जा रही थी, उसको हमने क्या कर दिया, एक सिंगल लाइन में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। तो मतलब दोस्तों पैरेलल चीज़ वो होती है जिसमें मल्टीपल लाइंस होती हैं, और सीरियल वो चीज़ होती है, सीरीज वो चीज़ होती है जिसमें एक एक सिंगल लाइन पे डाटा ट्रांसफर होता है। तो मतलब आपका जो बिट्स थी जो ट्रांसफर पैरेलल लाइन में मल्टीपल लाइन में हो रही थी, उनको हमने एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट करके फिर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। तो ये भी मल्टीप्लेक्सर का काम होता है कि पैरेलल डाटा को सीरीज में कन्वर्ट करना। अब यहाँ भी ये कैसे वर्क करता है, ये देखें, ये एक उसने सर्किट दिया है। ये सर्किट बेसिकली वैसे ही है, देखें यहाँ पे मान लो आपका ये डाटा है, ये आपकी डाटा की फर्स्ट बिट है, ये आपकी सेकंड बिट है, ये थर्ड बिट है, ये फोर्थ बिट है, ये फिफ्थ बिट है, सिक्स्थ बिट है, सेवन्थ बिट है एंड एट बिट है। अभी देखो 8 बिट्स हैं आपके डाटा के अंदर, ठीक है। अब ये बिट पैरेलल है, ये देखें डिफरेंट लाइन के ऊपर है ना, पहली बिट देखो इस फर्स्ट लाइन के ऊपर है, सेकंड बिट सेकंड लाइन के ऊपर है, थर्ड बिट थर्ड लाइन के ऊपर है। तो मतलब ये आपकी 8 जो डाटा की बिट्स हैं, ये डिफरेंट लाइन मल्टीपल लाइंस के ऊपर ट्रांसफर हो रही हैं, लेकिन हमने इन मल्टीपल बिट्स को एक सिंगल लाइन पे ट्रांसफर करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए देखेंगे हमने ये काउंटर लगाया। अब ये काउंटर मतलब क्लॉक लगाया। अब ये क्लॉक क्या करेगा दोस्तों, मान लो अगर क्लॉक के ऊपर जीरो 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 इनपुट है ना, तो बेसिकली क्या होगा, जीरो जीरो का क्या मतलब है, जीरो जीरो का मतलब यहाँ पे ये देखो, ये जीरो यहाँ पे ऐसे ट्रांसफर होगा, मतलब यहाँ पे मिलेगा जीरो, यहाँ पे भी जीरो, और यहाँ पे भी जीरो मिलेगा। अब ये जीरो जीरो का क्या मतलब है, मतलब आपकी फर्स्ट जो बिट है ये जो है आगे ट्रांसफर होगी, ठीक है। मतलब फर्स्ट बिट क्या थी, वन, तो वन ऐसे आगे ट्रांसफर होना शुरू होगा। अब नेक्स्ट जैसे ही आप इसकी वैल्यू चेंज, मतलब क्लॉक की वैल्यू, और ये क्लॉक की वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज होती है। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद जो है क्लॉक की वैल्यू जीरो, पहली दफ़ा क्या थी, जीरो 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 थी, अब मान लो ये हो जाएगी जैसे जी जीरो जीरो वन ऐसे हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट आपकी मान लो ये वाली बिट सेलेक्ट हो जाएगी वन, नेक्स्ट वाली, और ये ऐसे ट्रांसफर होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली बिट सेलेक्ट होगी, थर्ड वाली वो, फिर जीरो है, फोर्थ वाली बिट फिर ऐसे। तो मतलब एक जो डाटा था ये देखो जीरो, फिर जीरो है, फिर वो ट्रांसफर होगा, फिर आगे वन है, वन सेलेक्ट होगा, फिर जीरो है जीरो, फिर वन है तो वन। तो देखो एक जो पैरेलल लाइंस में डाटा था वो देखो एक सीरियल में ट्रांसफर हो रहा है। और ये कौन करेगा, ये काउंटर करेगा, और ये काउंटर जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करेगा अपनी वैल्यूज को। मतलब पहले दफा देखो जीरो जीरो वन है, फिर नेक्स्ट टाइम जीरो जीरो जीरो, ये जीरो वन जीरो कर देगा, फिर ऐसे ही मतलब ये चेंज करता रहेगा अपनी वैल्यूज को। जैसे ये वैल्यू चेंज करता रहेगा ऐसे ऑटोमेटिक यहाँ पे इनपुट जो है वो सेलेक्ट होती रहेगी, ठीक है। जैसे आपको यहाँ यहाँ पे देखो वो बता भी रहा है, कहता है देखो सबसे पहले क्या होगा, 7 बिट्स है ना, मतलब 7 मतलब हमारे चक्कर लगने हैं ना यहाँ पे, क्योंकि 8 बिट्स हैं। तो ये देखो 0 1 2 ये बेसिकली आपकी नंबर ऑफ बिट्स हैं, कि ये पहली बिट की लाइन है, ये सेकंड बिट की लाइन है, थर्ड बिट की लाइन है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एंड एट बिट की लाइन है। अब देखो जब सी जीरो की वैल्यू कहता है जब हमारे पास जीरो हो, और C1 की वैल्यू भी जीरो हो, C2 की वैल्यू भी जीरो, ये स्क्वायर लाइन अगर मान लो ये जो स्क्वायर वेव है अगर ये नीचे की तरफ हो, आपको पता है वैल्यू जीरो होती है। तो कहता है अगर सी जो हमारा क्लॉक काउंटर है, अगर उसके सी जीरो भी जीरो हो, C1 भी जीरो, C2 भी जीरो, तो हमारे पास कहता है जो वाई आउटपुट है ना वो बेसिकली क्या आएगी, मतलब लाइन नंबर ये फर्स्ट सेलेक्ट होगी, मतलब इसकी आउटपुट क्या है, वन आ रही है। वन क्यों आ रही है, देखो लाइन नंबर जीरो के ऊपर क्या था, लाइन नंबर जीरो के ऊपर आउटपुट क्या थी, ये देखो लाइन नंबर जीरो के ऊपर जो डाटा था वो था वन, तो देखो वन आ रहा है। उसके बाद लाइन नंबर टू के ऊपर भी लाइन नंबर ये जो वन है, ये लाइन नंबर जीरो है, ये लाइन नंबर वन है, ये लाइन नंबर टू है ऐसे। तो यहाँ से बेसिकली वो डाटा उठा रहा है और आगे ट्रांसफर कर रहा है। ऐसे देखो यहाँ भी मान लो जैसे यहाँ बता रहा है इस लाइन के ऊपर, कहता है जो लाइन नंबर सिक्स है उसके अंदर जब सी की वैल्यू क्या थी जीरो, C1 की वैल्यू वन, और C2 की वैल्यू भी वन, तो कहता है उस टाइम हमने जो लाइन नंबर सिक्स के ऊपर डाटा था ना जीरो, उसको पिक किया और उसको आगे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। और इसमें ये डाटा सारा ऑटो मतलब ये जो क्लॉक पल्स हैं ये ऑटोमेटिकली चेंज होती हैं, इनको चेंज करना नहीं पड़ता हमें मैनुअली। नेक्स्ट दोस्तों तीसरी जो एप्लीकेशन है, मतलब जो तीसरा इस्तेमाल है मल्टीप्लेक्सर का, वो है जी लॉजिक फंक्शन जनरेटर। कहता है अगर आपने मान लो इस तरह आपके पास एक लॉजिक फंक्शन है जिसमें आपके पास तीन मान लो इनपुट्स हैं, आपने इन इनपुट से आउटपुट जो है जनरेट करनी है और उस आउटपुट को आगे ट्रांसफर करना है। तो कहता है उसके लिए भी हम मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करते हैं और इस एप्लीकेशन को हम कहते हैं लॉजिक फंक्शन जनरेटर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि देखो ए बी सी की जो भी आप वैल्यू पुट करोगे, मान लो जैसे आपने ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो, सी की वैल्यू जीरो अगर सेट करोगे, तो बेसिकली यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट लाइन है आई जीरो, उसके ऊपर जो डाटा पड़ा हुआ है वन, ये ट्रांसफर होगा आउटपुट, ये आपकी आउटपुट लाइन है, इसके ऊपर बेसिकली ये डाटा ट्रांसफर होगा। और अगर कहता है आपकी जो इनपुट है वो जीरो जीरो वन हो, मतलब इस तरह से जीरो जीरो वन हो, तो फिर कहता क्या होगा, आपकी जो लाइन नंबर वन है मतलब आई वन, उसके ऊपर जो बिट पड़ी हुई है वन, ये आगे आउटपुट के ऊपर ट्रांसफर होगी,
इस तरह से, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि ये ऊपर भी तो सेम यही चीज़ थी दोस्तों, उसमें ये था कि जो आपने ऊपर चीज़ पढ़ी ना, इसमें क्या था, इसमें ऑटोमेटिकली ये क्लॉक काउंटर लगा हुआ था। ये क्लॉक काउंटर हम मैनुअली इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ये क्लॉक काउंटर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पहले पहले इनपुट सेलेक्ट करेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, मतलब तरतीब के साथ। लेकिन ये क्लॉक काउंटर खुद ब खुद काम करता है। लेकिन जो ये वाला सिस्टम है ना, ये लॉजिक फंक्शन जनरेटर, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा कोई क्लॉक काउंटर नहीं लगा हुआ। यहाँ पे हमने खुद इनपुट देनी है। मान लो फर्स्ट टाइम आपने ये वाली इनपुट जनरेट करवानी है, ये जो आई जीरो वाली है, तो आपने क्या वैल्यू देनी है, जीरो जीरो जीरो। अब मान लो आपने नेक्स्ट टाइम जो है ये वाली इनपुट आउटपुट जनरेट करवानी है, तो आप ए बी सी की वैल्यू क्या दोगे, 1 1 और 1। मतलब आप यहाँ पे मैनुअली वैल्यू सेट कर रहे हो, तो यहाँ पे मैनुअली जो भी वैल्यू सेट करोगे उसके अकॉर्डिंग फिर जो वाली लाइन सेलेक्ट होगी, वो वाली लाइन के ऊपर जो भी डाटा होगा वो आगे ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ़र्क है कि ऊपर वाले में ऑटोमेटिक हो रहा था काम सारा क्लॉक काउंटर के थ्रू, और यहाँ पे मैनुअली हम खुद इनपुट सेट करेंगे, तो फिर ही जो है हमारी वो वाली स्पेसिफिक जो इनपुट लाइन है वो सिलेक्ट होगी और उसके ऊपर जो डाटा पड़ा हुआ है वो आगे ट्रांसमिट होगा। और जो चौथे नंबर पे कहता है जो हमारे पास मल्टीप्लेक्सर की एप्लीकेशन है, वो है जी ऑपरेशन सीक्वेंसिंग। अब ये ऑपरेशन सीक्वेंसिंग क्या है? अब ऑपरेशन सीक्वेंसिंग दोस्तों बेसिकली ये है कि अगर आपके पास मान लो एक ऑपरेशन है जिसके ऊपर डिफरेंट जो है ना आपने टास्क परफॉर्म करने हैं, मान लो टास्क 1, टास्क 2, टास्क, यहाँ पे इसको आप प्रोसेस का नाम दे दो। तो ये आपके पास पूरा एक ऑपरेशन है जिसमें 4 प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 एंड प्रोसेस 4। अब आप चाहते हो ये जो चारों प्रोसेस है ना ये सीक्वेंस से चलें, मतलब पहले प्रोसेस 1 चले, फिर प्रोसेस 2 चले, फिर प्रोसेस 3 एंड प्रोसेस 4। तो दोस्तों उसके लिए फिर हम जो है ना क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करते हैं। अब इस काम के लिए हम मल्टीप्लेक्सर के साथ साथ हम और भी बड़ी सी चीज़ें अटैच करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे आपने क्लॉक काउंटर यूज़ करना है, उसके बाद आपने डिकोडर टू 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 फोर डिकोडर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मतलब 2 टू 4 का मतलब है 2 इनपुट्स एंड 4 इसकी आउटपुट डिकोडर होगा ये। और 4 टू 1 आपने मतलब मक्स मीन मल्टीप्लेक्स का इस्तेमाल करना है। 4 टू 1 का मतलब क्या कि मतलब 4 इनपुट्स होंगी, उसमें से सिर्फ एक ही आउटपुट जो है वो एक टाइम में सेलेक्ट होगी। ये मल्टीप्लेक्स का मतलब है। और यहाँ पे 2 बिट काउंटर का मतलब क्या कि मतलब एक ऐसा काउंटर क्लॉक काउंटर जिसके पास 2 बिट होंगी तो ये वर्क करेगा। तो अब देखो मान लो जब फर्स्ट टाइम आपने मान लो यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो पुट करोगे ना, तो बेसिकली आपका प्रोसेस नंबर 1 चलेगा। जब आप यहाँ पे 0 1 पुट करोगे ना, तो बेसिकली आपका प्रोसेस 2 चलेगा। ये करके दिखाऊँ? देखो ज़रा, यहाँ पे आपने, या पूरा करके दिखाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। एक सिस्टम मैं करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। तो यहाँ पे देखें, कहता है जब आप फर्स्ट मान लो आपने C0 जो है वो 0 सेट किया, C1 जो है 0 सेट हुआ। अब ये 0 0 आप खुद सेट नहीं करेंगे, क्लॉक काउंटर खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट सेट करेगा। मतलब यहाँ पे सबसे पहले हम क्लॉक काउंटर को रीसेट मारेंगे। रीसेट का मतलब आपको पता है ना क्या होता है? रीसेट का मतलब होता है कि आपके क्लॉक काउंटर की दोनों जो बिट्स हैं, जो जो दोनों क्लॉक पल्स हैं, वो क्या हो जाएंगी? 0 0 हो जाएंगी। ये रीसेट का मतलब है। अब जब दोनों 0 0 हैं तो क्या होगा? ये देखो, ये 0 इस लाइन के थ्रू यहाँ पे जो हमारा मल्टीप्लेक्सर है इसके M0 को भी 0 मिलेगा, और उसके बाद ये जो C1 की 0 है ये भी यहाँ पे ऐसे M1 को 0 मिलेगा। और आपको पता है अगर हमारे मल्टीप्लेक्सर के अंदर वैल्यू 0 0 हो, मतलब सेलेक्ट इनपुट 0 0 हो, तो बेसिकली कौन सी इनपुट सेलेक्ट होती है? फर्स्ट वाली। अगर 0 1 हो तो फिर सेकंड वाली। तो यहाँ पे देखो कौन सी इनपुट सेलेक्ट होगी? I0। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट ये जो 0 0 है ये यहाँ पे इस लाइन के थ्रू ट्रांसफर होगा, मतलब ये 0 यहाँ से इस लाइन के थ्रू होता हुआ यहाँ पे आएगा इस डिकोडर के पास, यानी डिकोडर की ये D0 जो है 0 जगह। उसके बाद ये 0 यहाँ से होता हुआ ऐसे यहाँ से होता हुआ यहाँ पे D1 के पास पहुँचेगा। अब ये हम सेम यही चीज़ यहाँ, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर में हुआ था, सेम वही रूल यहाँ भी अप्लाई होगा कि वैल्यू 0 0 है, तो मतलब आपकी Y0 सेलेक्ट होगा यहाँ पे आउटपुट। वहाँ पे सिर्फ फ़र्क इतना है कि वहाँ पे इनपुट है I0, यहाँ पे आउटपुट है Y0। तो यानी यहाँ पे लेकिन तरीका वही है, 0 0 वैल्यू होगी तो अगर यहाँ पे फर्स्ट इनपुट सेलेक्ट होगी, यहाँ पे भी फर्स्ट आउटपुट सेलेक्ट होगी। अब देखो इसकी भी फर्स्ट आउटपुट सेलेक्ट हुई है। अब ये फर्स्ट आउटपुट सेलेक्ट होने का मतलब क्या है? मतलब ये जो है प्रोसेस नंबर 1 जो है वो एक्टिव हो जाएगा, जबकि बाकी सब 0 0 है, तो मतलब प्रोसेस नंबर 2 भी एक्टिव नहीं होगा, प्रोसेस 3 भी एंड प्रोसेस 4 भी एक्टिव नहीं होगा। अब जब प्रोसेस 1 एक्टिव होगा तो ये बेसिकली यहाँ से ऐसे कमांड जाएगी, ये मतलब कमांड इसको मिलेगी। तो मतलब कहने का ये है जब प्रोसेस 1 एक्टिव हो जाएगा तो मतलब ये आपकी मल्टीप्लेक्सर की जो फर्स्ट इनपुट है इसका डाटा आगे ट्रांसफर होगा। जैसे इसका डाटा आउटपुट के ऊपर ट्रांसफर होगा तो ये आउटपुट का सिग्नल जो है क्लॉक पल्स को मिलेगा। क्लॉक पल्स को पता चलेगा अच्छा जी डाटा ट्रांसफर हो गया। तो जैसे डाटा ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद क्लॉक पल्स को जैसे सिग्नल मिलेगा तो क्लॉक पल्स क्या करेगा? अपने इस क्लॉक पल्स की जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट कर देगा। मतलब इंक्रीमेंट करने से मुराद मतलब इसको 0 1 कर देगा। जैसे 0 1 करेगा तो क्या होगा? अब आपका प्रोसेस 1 डिस्कार्ड हो जाएगा, मतलब प्रोसेस 2 अब वर्क करेगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब ये पूरा होगा तो फिर क्लॉक पल्स जो है अपनी पल्स चेंज करेगा, तो प्रोसेस 3 चलना शुरू हो जाएगा। जब वो कंप्लीट होगा फिर क्लॉक पल्स ऑटोमेटिकली अपनी पल्स चेंज करेगा, तो यहाँ पे प्रोसेस 4 चल जाएगा। जब प्रोसेस 4 कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद अगेन से क्लॉक काउंटर जो है वो अपने आप को रीसेट करेगा और अगेन से 0 0 हो जाएगा, फिर अगेन ऐसे ऐसे प्रोसेस 1 चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये चीज़ ऐसे चलती रहेगी। तो दिस इज अ
ये क्या है? ऑपरेशन सीक्वेंसिंग। क्या मतलब आपके पास एक ऑपरेशन था जिसको आपने एक सीक्वेंस से जो है चलाना है, तो उसके लिए आप मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल कर रहे हो कि जिसमें आपके पास एक प्रोसेस है, जिसमें आपके पास एक ऑपरेशन है पूरे का पूरा जिसमें 4 प्रोसेस हैं, उनको आपने सीक्वेंस से चलाना था, प्रोसेस 1, 2, 3 एंड 4, तो वो एक सीक्वेंस से जो है वो वर्क कर रहे हैं। तो ये था जनाब, यहाँ पे उम्मीद है ये लेक्चर ख़त्म हो गया है। यस, लेक्चर ख़त्म हो गया। इतनी डिटेल से समझाया, वैसे इतनी डिटेल बनती नहीं थी इस लेक्चर की ख़ास तौर पे, क्योंकि ये तो वर्किंग है, सिर्फ वैल्यू दो तो वो खुद ब खुद पता चल जाता है कि कौन सा सिस्टम वर्क करेगा। तो यहाँ पे कोई मतलब थ्योरेटिकल चीज़ नहीं थी, सिर्फ अंडरस्टैंड वाली चीज़ें थी कि क्लॉक पल्स होंगी, एप्लीकेशन मल्टीप्लेक्सर की एप्लीकेशन थी, मल्टीप्लेक्सर के पीछे आपने 2-3 सर्किट पढ़े हैं वो थी। तो उम्मीद करता हूँ जितनी डिटेल से मैंने वैसे समझा दी है ना, एक नील से नील जो स्टूडेंट है ना उसको भी समझ आ जाना चाहिए कि मतलब जिसको बिल्कुल मैथमेटिक्स या डिजिटल सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स की समझ नहीं ना है, उसको भी जितनी डिटेल से वैसे मैंने समझा दी ना, जीरो यहाँ पे गया तो ये कैसे बना, तो उसको भी इस चीज़ की समझ वैसे आनी चाहिए। और अगर फिर भी नहीं आई तो फिर मेरे ख्याल से आप दुनिया के निकम्मे तरीन इंसान हैं, अगर आपको अभी भी इतनी डिटेल के बावजूद समझ नहीं आई है तो फिर आपका अल्लाह हाफिज़ है। तो खैर, लेक्चर हमारा एंड हो गया। ये मिड का सिलेबस ख़त्म हो गया यहाँ पे। आपको पता है मिड के अंदर सिर्फ पहले 18 लेक्चर जो है वो इंक्लूड होते हैं, तो हमारे माशाल्लाह आज 18 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। मिड का सिलेबस ख़त्म। अब यहाँ पे हम इस प्लेलिस्ट को पॉज़ करेंगे और नेक्स्ट जो फाइनल का सिलेबस है वो इंशाल्लाह मिड के बाद स्टार्ट करेंगे। अब मिड से पहले हमने क्योंकि एक और प्लेलिस्ट है CS 610 उसको स्टार्ट करना है, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर वर्क करेंगे, उसकी मिड की प्लेलिस्ट कंप्लीट करेंगे पहले, तो फिर नेक्स्ट इसकी बारी आएगी CS 302 की अगेन फाइनल के लिए। नेक्स्ट दोस्तों एक और खुशखबरी आपके लिए वो ये है कि ये जो CS 302 की हमने मिड प्लेलिस्ट कंप्लीट की है, इसकी हाईलाइटेड जो हैंडआउट्स हैं वो इंशाल्लाह मैं अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी बात ये कि CS 302 की मिड की जो प्रिपरेशन वीडियो है जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जो आपने 18 लेक्चर पढ़े हैं इसमें कौन-कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यूज़, शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से, और साथ-साथ ये भी बताऊँगा कि पेपर में सर किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो प्रिपरेशन वीडियो जल्द आएगी मिड पेपर्स के करीब-करीब, तो तब इंशाल्लाह आप उसको कंप्लीट देखिएगा। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।